नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज की हमारे खास शख्सियत हैं मिस्टर अनिल चंदेल, जो CIMT ग्रुप के चेयरमैन हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आपने बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अग्रणी भूमिका में वर्क किया है। और आज स्किल डेवलपमेंट के थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तमाम देश के प्रदेशों में कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे शिक्षाविद भाई हमारे अनिल चंदेल जी से हम आज आपको मिलवाते हैं और उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनके जीवन के सफ़र और शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्नति उन्होंने की है और कितना वक्त उनको इस क्षेत्र में यहाँ तक पहुँचने में लगा। तो आइए बात कराते हैं आपकी मिस्टर अनिल चंदेल से। जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। अनिल चंदेल जी शिक्षाविद हैं और बुलंदशहर में आपका अपना ITI कॉलेज और डिग्री कॉलेज और उत्तर प्रदेश की स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम हैं आप उनको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में चला रहे हैं। आपकी मैं अगर बात करूं तो आपका जो परिवेश है और जहां से आप आते हैं, बुलंदशहर से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर आपका गांव है मवई, जो एक गंगा के खादर के पास बिल्कुल लगा हुआ गांव है। और हम बात करें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तो 50 किलोमीटर की दूरी होने पर बहुत बैकवर्ड एरिया में इनका गांव आता है। उसके बावजूद भी आप ऐसे परिवेश से निकलकर शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अग्रणी भूमिका में हैं। तो आज हम बात करेंगे अनिल चंदेल जी से। चंदेल साहब, आप ये बताइए कि आपका गांव इतना बैकवर्ड पोजीशन में, मतलब बैकवर्ड इन द सेंस कि आप बिल्कुल गंगा के खादर में आपका गांव है और ज़िले से 40 से 50 किलोमीटर। आज तो फिर भी कुछ सुविधाएं हैं, ठीक ठाक रोड हैं, लेकिन अगर हम बात करें आज से 20 या 25 साल पहले तो उस टाइम तो रोड भी नहीं थे, बिल्कुल, फैसिलिटी भी नहीं थी, बिल्कुल। और आपकी अपनी एजुकेशन और आपका जो बचपन है वो कहाँ, गांव में ही गुजरा? बचपन मेरा राकेश जी बिल्कुल गांव में ही गुजरा। फादर मेरे टीचर थे वहीं ऊंचा गांव में। अच्छा, फादर टीचर थे? फादर टीचर थे। इंटर कॉलेज है ऊंचे गांव में, विवेकानंद इंटर कॉलेज, वहाँ पर टीचर थे मेरे फादर जी। मेरी पढ़ाई 10th तक तो विवेकानंद इंटर कॉलेज ऊंचा गांव में ही हुई। ओके। उसके बाद 11वीं और 12वीं मेरा अमरगढ़ से हुआ जी। 12वीं के बाद ही मैं बुलंदशहर आया। बाकी बचपन तो मेरा पूरा गांव में ही बीता। अच्छा, गांव में ही रहे? बिल्कुल। अच्छा, तो फादर की पोस्टिंग ऊंचा गांव में ही? ऊंचा गांव में ही रही हमेशा। तो पास में ही था? बिल्कुल बिल्कुल पास में ही था। फादर वहीं से आते थे और बल्कि जो बेसिक एजुकेशन के बाद जो 6th 7th 8th क्लास में तो फादर के साथ ही साइकिल पे बैठ कर आया करते थे। तो उसी स्कूल में आपने? उसी स्कूल में 10th मेरा वहीं से हुआ। तो फिर आप जब 12th तक की एजुकेशन वहाँ लेकर तो फिर आपने बुलंदशहर से एजुकेशन ली? उसके बाद बुलंदशहर से मैंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के साथ साथ ही जब मैं फाइनल ईयर में था तो उस टाइम पर कंप्यूटर का बड़ा क्रेज था। तो कौन से ईयर की बात है? ये हैं 96 आई थिंक। 96 से 99 के बीच में मैंने कंप्यूटर कोर्स किया। तो उस ज़माने में तो कंप्यूटर तभी ग्रेजुएशन नया नया ही आया था और वो बड़ा उसका बिल्कुल बड़ा ही क्रेज था। और क्रेज के साथ साथ जब हम कंप्यूटर कोर्स करते थे, स्पेशली कुछ इंस्टीट्यूट्स थे रेपुटेड उस टाइम पर, जिनकी फीस बहुत महंगी हुआ करती थी, स्पेशली उस टाइम मिडिल क्लास के हिसाब से, तो एडमिशन लेना भी इतना आसान मतलब नहीं था। तो ये कंप्यूटर कोर्स भी आपने बुलंदशहर से ही किया? बुलंदशहर से ही मैंने कंप्यूटर कोर्स किया था। ओके। और 3 साल का डिप्लोमा कोर्स वो था। ओके। तो कंप्यूटर कोर्स करने के बाद मैं उसी इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर ट्रेनर। अच्छा, उसी इंस्टीट्यूट में फिर आप ट्रेनर? उसी में मैं ट्रेनर हो गया। अच्छा, ग्रेजुएशन किसी उसमें किया आप? ग्रेजुएशन मेरी 96 से 99 के बीच में हुई। किस सब्जेक्ट में? मेरा आर्ट साइड्स में था, BA था। अच्छा, BA किया आपने? BA मैंने किया और साथ में कंप्यूटर
अच्छा, ये मतलब बहुत बढ़िया रहा कि ग्रेजुएशन के साथ साथ ही वो कंप्लीट हुआ था। अच्छा, तो दोनों आप मतलब लेके चल रहे थे उनको। हाँ, तो आप फिर वहीं टीचिंग करने लगे? वहीं टीचिंग में करने लगा, लगभग 6 महीने 1 साल वहाँ मेरी टीचिंग रही। फिर उस इंस्टीट्यूट के जो ऑनर थे उन्होंने अपना दूसरा इंस्टीट्यूट शुरू किया था बरेली। ओके। फिर उन्होंने मुझे वहाँ भेज दिया कि आप जो है जी वहाँ जाना चाहते हो तो चले जाओ। मैंने यस कह दिया और ओके, लगभग 1 साल मैंने वहाँ टीचिंग की उन्हीं के बरेली में। बरेली में। ओके। तो बरेली में टीचिंग के बाद फिर जॉब की या कहाँ के? बरेली में टीचिंग के बाद मैं फिर क्योंकि सॉफ्टवेयर में मैंने डिप्लोमा किया हुआ था। ओके, सॉफ्टवेयर में किया था। तो उसके बाद दिल्ली में एक कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क स्टार्ट कर दिया। अच्छा, वर्क स्टार्ट कर। हाँ, लेकिन 1-1.5 साल वहाँ भी काम किया। फिर लगने लगा कि यार कोडिंग करते रहोगे, प्रोग्रामिंग में लगे ही रहोगे, ये तो एक मतलब उसमें फिर एक तरीके से वो बोरिंग लगने लगा कि कब तक हम कोडिंग करते रहेंगे। चलिए, ये तो ठीक है, जॉब का स्टार्ट हुआ, सारी चीज़ें। एक मास्टर का बेटा समझ में आता है, कहीं लेक्चरर या प्रोफेसर, या चलिए आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया था तो कहीं सॉफ्टवेयर में आप कहीं जॉब, लेकिन ये बिजनेस में आने का मतलब एजुकेशन को आपने जो एक स्कूल या जो कॉलेज स्टार्ट किया, उसकी मतलब वो विचारधारा कैसे आई आपको? बिजनेस में आने का जो विचार हुआ मैं बताऊं आपको क्लियरली कि जब मैं सॉफ्टवेयर लाइन में वर्क कर रहा था दिल्ली में, तो वहाँ पर वो कंपनी हो गई बंद। जी। जब बंद होगी तो फिर सोचा अब क्या किया जाए। तो टीचिंग लाइन मुझे वैसे भी पसंद थी पहले से ही। अच्छा, ओके। तो मैंने फिर वापस फिर बुलंदशहर में जाके एक कॉलेज में एज ए लेक्चरर फिर स्टार्ट कर दिया। बीसीए में, यस, बीसीए में पढ़ाना स्टार्ट मैंने कर दिया। हाँ, ओके। जब स्टार्ट कर दिया तो मेरी नॉलेज, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट में वर्क कर चुका था, तो मेरी नॉलेज कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बहुत अच्छी हो चुकी थी। जी जी। तो डेप्थ नॉलेज हो गई थी। तो जब वहाँ पढ़ाया मैंने स्टूडेंट्स को तो वो बड़ा इम्प्रेसिव था। स्टूडेंट्स मुझसे अटैच होने लगे। इनफैक्ट कि उसके साथ साथ फिर क्योंकि उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि खाली जब आप कॉलेज में पढ़ा रहे हो बच्चों को तो एडिशनल पढ़ाई चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर हमें घर पे भी ट्यूशन देना शुरू कर दो। तो इनिशियली तो मैंने उसको डिनाई किया, लेकिन अल्टीमेटली फिर मैंने घर पर ही, जहाँ मेरा घर था वहाँ अपना 2-3 कंप्यूटर्स रख के स्टूडेंट्स वहाँ आना शुरू कर दिया। तो कुछ सॉफ्टवेयर उस टाइम पर चला करते थे, तो उन सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट्स ने आना स्टार्ट कर दिया। जब स्टार्ट कर दिया तो थोड़ी रेपुटेशन बननी शुरू हो गई, पर्सनल रेपुटेशन खुद की। उससे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने लगे। जब बढ़ने लगे तो वहाँ से फिर मैं डाइवर्ट हो गया कि क्यों ना अपना इंस्टीट्यूट ही शुरू कर दिया जाए। तो उसके बाद मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपने फिर स्टार्ट कर दिया। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं खुद ही ट्रेनर था उसमें। स्टार्टिंग लेवल पे मैं खुद ही ट्रेनर था, तो खुद ही पढ़ाया करता था। लेकिन जैसे जैसे फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ना शुरू हो गए तो फिर स्टाफ जोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, स्टाफ फिर रखने लगे? हाँ, रखने लगे। तो वहाँ से फिर मुझे खुद मोटिवेशन मिलने लगा कि यार ग्रोथ हो सकती है। तो कौन से ईयर की बात है ये? हैं 2003 3-4 में 3-4 में आपने इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया था। और लगभग 2 साल पढ़ाया, बहुत मेहनत की। स्टार्टिंग सुबह 6 बजे से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, रात को 9 बजे तक पढ़ा रहे हैं। तो वो बच्चों पे उसका इम्प्रेशन जो है वो, हाँ, वो तो फिर क्या ना, स्टूडेंट्स की रिकमेंडेशन से, रेफरेंसेस से, और ज़्यादा अलग अलग कॉलेज के, कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज भी थे बुलंदशहर में, वहाँ के स्टूडेंट्स वो सब फिर आने लगे। तो आपने बुलंदशहर में जो अपने घर में इंस्टीट्यूट की जो शुरुआत की तो 2003-4 से 2004 में। अच्छा, 2004 में। तो फिर वो कहाँ तक, कब मतलब कौन सी ईयर तक वहाँ रहे? 2004 में मैंने शुरुआत की। उसके बाद 2 साल तक खुद मैंने पढ़ाया, कुछ स्टाफ जोड़ा। और उसके बाद धीरे धीरे फिर क्या हुआ, और 2006 में अप्रोक्सीमेटली जब डिस्टेंस एजुकेशन चलता था तो हमने फिर यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेके और डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज वहाँ पर स्टार्ट कर दिए। अच्छा, डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम? पहले वो घर का ही एक छोटा सा पोर्शन था, उसमें किया। उसके बाद एक फ्लोर, फादर की सपोर्ट रही उसमें काफ़ी, तो ऊपर एक फ्लोर बना लिया। फिर ऊपर रहना शुरू कर दिया, नीचे पूरे में इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट हो गया। तो जब आप इस चीज़ को शुरू कर रहे थे इंस्टीट्यूट को, तो फादर तो टीचर थे, जॉब में थे, तो उन्होंने आपको किस तरीके का कॉम्प्लीमेंट? फादर एक्चुअली जब स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में उनको लगता था कि यार ये सुबह लगा रहता है, 6 बजे लग जाता है, रात तक लगा रहता है, ये तो जो है
मतलब जल्दी ही बीमार होगा इस हिसाब से। तो अच्छा, तो मतलब उनकी प्रायोरिटी पहले से ये रहती थी कि कहीं ना कहीं जॉब कर और अपना लाइफ जियो आराम से, कुछ नहीं रखा इन कामों में अपने करने में कोई जो है, इस हिसाब से तो तुम बेकार हो जाओगे बहुत जल्दी। मतलब एक सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ, सेटिस्फेक्शन वाली, मतलब मुझे तो क्योंकि आनंद आता था वो काम करने में, तो मुझे तो अच्छा लग रहा था, लेकिन फादर को कहीं ना कहीं लगता था कि इसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए या कहीं कर ले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जनरली सोच होती भी है पेरेंट्स की कि भाई कहीं जॉब लग जाए या कहीं कुछ हो जाए, मतलब पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि संतुष्टि पूर्वक लाइफ जिए, आराम से जिए। लेकिन आपका कुछ सपना अलग ही था कि भाई हमें सपना भी था। सपने के साथ साथ कहीं ना कहीं जब हम किसी काम को करते हैं, अगर उसमें आप एंजॉय करने लगो, उसको अच्छा लगने लगे, तो सपने अपने आप फिर सपने। आपने एक बात बहुत बड़ी कही है कि एंजॉय, जब आपकी पसंद का कोई काम होता है और जब आप उस पसंद के काम को करते हैं तो वाकई में आप उसको एंजॉय करते हैं और आपको ये महसूस या फील ही नहीं होता कि भाई आप कोई वर्क कर रहे हैं। क्योंकि वर्क की डेफिनेशन में तब समझता हूँ जब आप पे कोई चीज़ थोप दी जाती है। तो आप सब सोचते हैं कि यार ये मुझ पे कोई थोप दिया गया, लेकिन जब आप अपनी पसंद का कार्य कर रहे होते हैं तो उस टाइम तो फिर आप एंजॉय करते हैं उस चीज़। बिल्कुल ठीक बात। आपको लगता ही नहीं कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, लगता ही नहीं फिर, क्योंकि जब आप जो कुछ कर रहे हो वही अच्छा लग रहा है आपको करना, तो लगता नहीं कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो। तो फिर डिस्टेंस के प्रोग्राम आपने स्टार्ट कर दिए, तो डिस्टेंस के प्रोग्राम और स्कूल बुलंदशहर में जो घर में आपने चलाया था, वो कौन से ईयर तक वहाँ रखा? वहाँ रहा, वहाँ तो अभी भी चल रहा है, इनफैक्ट अभी भी चल रहा है वहाँ। अभी कुछ गवर्नमेंट से एफिलिएटेड शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स कोर्सेज चल रहे हैं अभी भी। अच्छा, वहाँ पर वो बंद अभी भी नहीं हुआ है। तो वहाँ स्किल डेवलपमेंट वाले प्रोग्राम चला रहे हैं वहाँ अभी हमारे ओ लेवल, ट्रिपल सी, अच्छा ओ लेवल, ट्रिपल सी, ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। कुछ स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं वहाँ पर, तो वो अभी भी चल रहा है वहाँ पर। लेकिन 2009 तक मैं वहाँ रहा फुल टाइम। ओके, 2009 तक रहा। इसी के साथ साथ मैंने कुछ वेबसाइट डेवलपमेंट और ये इधर उधर से आउटसोर्स कुछ काम करना शुरू कर दिया था। मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला जो वर्क, हाँ वो साथ साथ मतलब वो भी चलता रहा। अच्छा, ये 2009 तक वहाँ रहा। ओके, पूरे तरीके से। तो फिर आपने ये जो अभी स्कूल बनाया है, जहाँ कॉलेज बनाया है आपने, तो इसकी शुरुआत फिर उसके बाद कैसे आपने? इसकी शुरुआत ऐसे हुई 2009 में। एक तो मैंने नोएडा में इंस्टीट्यूट शुरू कर लिया, वो हमने एनिमेशन और ग्राफिक्स का स्टार्ट किया था। अच्छा, 2009 में। और उसके साथ साथ हमारा जो कंप्यूटर का काम था, वेबसाइट डेवलपमेंट का काम था, उसके साथ साथ हमने HP कंपनी से ऑथराइज डीलरशिप लेके ना कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हमें मिल गए थे। मतलब यूनिवर्सल वर्क करते रहे। हाँ, मतलब वो अपॉर्चुनिटी मिलती चली गई बस, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ अच्छे लोग मिले, उन्होंने सपोर्ट किया, तो उसमें हम घुस गए। उस सेक्टर में भी, और HP का ऑथराइज डीलरशिप हमने ले लेने लगे। हाँ, लेने लगे, मतलब पार्टनरशिप में हमने वो काम किया था। तो उसके साथ साथ नोएडा में भी इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो चुका था 2009 में, एनिमेशन और ग्राफिक्स का। अच्छा अच्छा। तो कुछ टाइम हमने फिर 2009 से लेके और 12 तक बुलंदशहर से ही, एक दिन बुलंदशहर में सिटिंग रहती थी, एक दिन नोएडा में रहती थी, और इस तरीके से चलता रहा। नोएडा का भी हमारा अच्छा चल गया, एनिमेशन और ग्राफिक्स का। उसके बाद 2 साल वो बहुत अच्छा चला। नोएडा में कहाँ? नोएडा में सेक्टर 62 में हमने स्टार्ट किया था। 62 में स्टार्ट किया था। 62 में था। ओके, वो बहुत अच्छा चला था। उसके बाद 2011 में वहाँ पर भी हमने नोएडा में भी डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज स्टार्ट कर दिए थे। ओके, नोएडा में भी आपने डिस्टेंस का वो भी फिर स्टार्ट कर दिया। वो भी हमारा बहुत अच्छा चला। हम लोग ऑल ओवर यूपी में टॉप 3 में थे, टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स में थे, जो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी का हमारा स्टडी सेंटर था। अच्छा, तो टॉप 3 में थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में और क्वालिटी में। तो उसका हमें बहुत फ़ायदा मिला। काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, मतलब टॉप 3 में। हाँ, उसी टाइम पर, उसी ड्यूरेशन में हमने जो जहाँ पर हमारा अभी कॉलेज है, यहाँ लैंड परचेज की कुछ हमने कॉलेज के लिए। और इनफैक्ट इनिशियली जो लैंड ली थी वो कॉलेज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ी कम थी। अच्छा, हाँ, फिर कुछ टाइम बाद दोबारा फिर परचेज की। तो इसके बाद 2016 में हमारा इस कॉलेज का स्टार्टिंग हुई। एस्टेब्लिशमेंट आपने इसका, मतलब लैंड आप पहले ले चुके थे। यस। तो फिर 16 में आपने इसको कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट किया। हाँ, 16 में कंस्ट्रक्शन नहीं, कंस्ट्रक्शन तो पहले से स्टार्ट हो गया था। अच्छा, पहले से स्टार्ट हो गया था। 16 में एफिलिएशन हमें मिल गया ITI। अच्छा, एफिलिएशन मिल गई। हाँ, तो ये स्टेट यूनिवर्सिटी CCS से आपने? 16 में हमें ITI का मिला था। अच्छा, पहले आपने ITI स्टार्ट की थी। अच्छा, फिर ये ITI का मतलब
कैसे ये डिस्टेंस का प्रोग्राम कर रहे थे, तो फिर ITI में क्या था, मैंने देखा गवर्नमेंट का फोकस भी ITI की तरफ ज़्यादा था, प्लेसमेंट इसमें अच्छे थे ITI में, रिक्वायरमेंट बहुत होती थी इंडस्ट्रीज में, क्योंकि मैं नोएडा में रहा था तो मुझे दिखता था कि इसमें, और ITI में क्या है कि जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, जिनकी पेइंग कैपेसिटी कम होती है, वो स्टूडेंट ITI करता है। ओके। और मुझे लगा कि इसमें जो है लोअर सैलरी जरूर है, लेकिन इसमें प्लेसमेंट अच्छा है स्टूडेंट्स का। मतलब मासेस पे फोकस किया कि भाई हम लोग जो है अगर ITI यहाँ स्टेब्लिश कर लेते तो टेक्निकल एजुकेशन, और नोएडा में आपने काम किया था तो यहाँ इंडस्ट्रियाँ हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने फिर सोचा कि हम अब एक ITI का स्टेब्लिश कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ITI के बाद फिर कॉलेज, फिर हमने क्योंकि दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया कॉलेज के लिए, उसकी बिल्डिंग तैयार हो गई, फिर चल तो रहा था काम पहले से। 2017 में हमने अप्लाई किया CCS यूनिवर्सिटी में एफिलिएशन के लिए। तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों को BCom और BSc का मान्यता वहाँ से हो गई जी। तो कॉलेज हमारा 2017 में स्टार्ट हो गया। 2017 में स्टार्ट हो गया। और उसके बाद हम साल ईयर बाय ईयर कुछ कोर्सेज ऐड करते हैं, उसमें चले जाते हैं। अब और मतलब कोर्सेज आप उसमें बढ़ाते गए। हाँ, इसी बीच में मतलब हम लोगों को अवार्ड्स भी मिले। 2012 में हम लोगों को एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड मिला एजुकेशन के लिए। 2017 में हम लोगों को बेस्ट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने दिया। अरे वेरी गुड, ये अवार्ड मिला। और 2020 में हमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड दिया है। ओके। वो 2020 में लास्ट ईयर ही मिला है वो अवार्ड। तो ऑलमोस्ट आपको अभी 2004 मतलब 18 ईयर्स एजुकेशन में हो गए, तो कितने स्टूडेंट्स को आपने एजुकेशन दे चुके होंगे? कितने स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 20-25,000 स्टूडेंट अब तक निकल चुके हैं, इंक्लूडिंग स्किल डेवलपमेंट, कॉलेज, ITI, डिस्टेंस एजुकेशन। 20 से 25,000 स्टूडेंट हमारा, मतलब बड़ा अचीवमेंट है। हाँ। कि इतने 18 ईयर्स में मतलब 20 से 25,000 स्टूडेंट्स को। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी अच्छी जगह पर आज बैठे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा लगता है। नहीं, सबसे बड़ी बात जो आपकी मैंने जब देखी और समझी कि जनरली लोग रिसोर्सेज में तो ये सब चीज़ें करना पॉसिबल है, लेकिन विदाउट रिसोर्सेज एजुकेशन के क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य करना, ये अपने आप में वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और आपको डिस्टेंस एजुकेशन में भी मतलब टॉप 3 यूपी में था या ऑल इंडिया में था? यूपी में हम लोग टॉप 3 में थे। अच्छा, टॉप 3। हाँ, था क्या कि जो ग्रेडिंग होती थी यूनिवर्सिटी से वो स्टेट वाइज होती थी। ओके। हाँ, तो स्टेट का जो रीजनल ऑफिस था यूपी का, उसमें जितने भी नंबर ऑफ सेंटर्स चलते थे उसमें हम टॉप 3 में। तो अभी ITI और आपका डिग्री कॉलेज और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम, सारी चीज़ें आप अभी चल रही हैं। जो हमारे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं वो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के साथ टाई अप के साथ अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं हमारे, जो हमारे सेल्फ एस्टेब्लिश सेंटर्स हैं ऑल ओवर उत्तराखंड में। और करीब 6 से 7 ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे यूपी में चल रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन से चल रहे हैं, यूपी स्टेट गवर्नमेंट के। यूपी स्टेट गवर्नमेंट के, बिल्कुल। मतलब आप टेक्निकल एजुकेशन पे आपका अच्छा खासा फोकस है, और गवर्नमेंट के साथ मिलकर और अपने पर्सनल लेवल पर आप स्किल डेवलपमेंट में अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत फ्यूचर प्लानिंग क्या है अभी? फ्यूचर में क्या? फ्यूचर प्लानिंग हमारी एजुकेशन में ही है, इसी में आगे बढ़ना है, इसी में मेहनत करनी है। और हर साल के अंत में हमें ये सोचना है कि इस बार जो अभी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी उपलब्धता के आधार पे हम क्या कर सकते हैं। तो बस ईयर बाय ईयर हमें करते रहना है। मतलब डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप हर साल कुछ ना कुछ नया, बिल्कुल, उनके लिए आप करते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो चेंजेस आए हैं उनको अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे। और जो स्किल ट्रेनिंग है, इनफैक्ट जो BA, BSc, BCom के स्टूडेंट्स हैं, स्किल ट्रेनिंग उसमें भी मर्ज हो चुका है एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। तो उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं ताकि उनके प्लेसमेंट में, उनके कैरियर ओरिएंटेशन हम कराएं अच्छे तरीके से, ताकि वो स्टूडेंट आगे बढ़ें। अच्छा, चलिए, ये तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है आपका। लेकिन मैं एक बात जो मेरे दिमाग में घूम रही है, मैं उसको पूछना चाहता हूँ कि आपका जो एक रूरल एरिया जो गांव का आता है, उसमें वहाँ के 4-6 गांव हैं जो बिल्कुल गंगा के किनारे के गांव हैं, और क्योंकि मेरा आना जाना भी उस क्षेत्र में रहा है, तो मैं देखता हूँ कि उन गाँव के जो लोग हैं
जैसे आपका गांव है, तो उस गांव के 2 लोग बड़े पुराने हैं, त्रिलोक चंद और दीपचंद, दोनों भाई बहुत ही सीमित संसाधनों में अपने आप को एक बड़ा बिजनेसमैन के रूप में इस्टेब्लिश किया और बुलंदशहर में एक बड़े उद्योगपति के रूप में वो लोग स्थापित हुए। आज नहीं, आज से 50 साल पहली बात मैं कर रहा हूं। बिल्कुल। तो उस जमाने में जब संसाधन नहीं थे तो उन लोगों की सोच, मतलब गांव इतना बैकवर्ड एरिया में होने के नाते आपके गांव के बड़े अच्छे मैं शायद देखा है, कई अफसर भी हैं, रहे हैं। बिल्कुल। फिर उधर आपका एक गांव सौंदना रानी आता है, तो वहाँ के भी 2 भाई डॉक्टर नौनिहाल सिंह और जयपाल सिंह। जयपाल सिंह राजनीति में उनका बड़ा उस जमाने में अच्छी पोजीशन थी, एमएलए का चुनाव भी लड़े, इंदिरा गांधी ने उनको टिकट दिया था सन 80 में। उनके भाई डॉक्टर नौनिहाल सिंह, मतलब सौंजना गांव उस जमाने में, मतलब मैं आज से बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है, 45 या 1940 की। सेंट जॉन में वो आदमी पढ़ा, सेंट जॉन आगरा में, और इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में वो डायरेक्टर रहे। फिर अमेरिका चले गए, वहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, पीएचडी की, डीलिट की, और फिर बाद में जब वो हिंदुस्तान आए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको राज्यसभा में भेजा 91। बिल्कुल। तो ऐसे ही आपका चासी गांव है, वहाँ के चौधरी राजेंद्र सिंह, प्रहलाद मुंशी जी, वो लोग भी बड़े पॉलिटिकल, सोशल, उनका बड़ा नाम रहा। तो ये चीज़ें आपके जो क्षेत्र के, क्योंकि मैं कभी कभी ना एनालिसिस करता हूँ कि यार ज़िले के हेडक्वार्टर के नज़दीक वाले गांव और जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले गांव हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि यार ये तो वो गांव वाले इतने अवेयर हैं, मतलब इतनी जहाँ रिसोर्सेज भी नहीं है, जहाँ रिसोर्सेज नहीं है, रास्ते नहीं है, मतलब इतने लिमिटेड जो है संसाधनों में वो लोग दुनिया के कोने कोने तक गए। तो ये तो कुछ ना कुछ गंगा माँ बिल्कुल आशीर्वाद का कहीं ना कहीं ये योगदान है, सहयोग है। बिल्कुल है। दूसरा, अगर एक क्षेत्र से कुछ लोग आगे बढ़ते हैं तो वो डेफिनेटली वो इंस्पिरेशन भी होते हैं लोगों के लिए। लोग देखते हैं उनको कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज पे आगे बढ़े हैं, हम भी कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन उन लोगों को मिलता है। भाई आज के टाइम में तो देखिए सुविधाएं अब सभी गाँव में हैं, रोड हैं, रास्ते हैं, लाइट है, लेकिन हम अगर बात करें, मतलब मैं बहुत पहले ना जाऊं तो 90 की भी अगर बात करें तो 90 में भी इतना बैकवर्ड एरिया था कि रोड, लाइट, ये सब चीज़ें थी नहीं। रोड्स को तो अगर आप अभी भी कंपेयर करो ना, अभी भी कोई रोड्स वहाँ बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं जाता हूँ। एजुकेशन का भी मुझे लग रहा है कि वहाँ कोई ऐसा अच्छा वो था नहीं लोकल। एजुकेशन में, बेसिक एजुकेशन में जरूर कुछ स्कूल्स अभी वहाँ खुल गए हैं। हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में तो अभी जो पहले था वही है। अभी भी पढ़ाई करने के लिए आपको हायर एजुकेशन के लिए बुलंदशहर आना पड़ता है। जहांगीराबाद में जरूर थोड़ा बहुत जहांगीराबाद हैं, लेकिन और उस टाइम तो हायर एजुकेशन का मतलब ये था कि भाई आप बुलंदशहर जाना। आपको अपने उधर जो ऊंचा गांव आपका टाउन है, वहाँ के आसपास में कोई हायर एजुकेशन के बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो आज भी अगर सफ़र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल मेरे साथ बेईमानी होगी। नहीं, मेरी बिल्कुल पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर कोई ना कोई ITI या डिग्री कॉलेज एस्टेब्लिश किया जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। हाँ, क्योंकि अभी आज हम लोग आज़ादी के कितने बाद यहाँ आधुनिक भारत की हम बात कर रहे हैं, तो शिक्षा का जो माध्यम है ना, वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल नहीं। और एजुकेशन ही सोच को भी चेंज करती है भाई। जो भी जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन या जिन लोगों ने प्रोग्रेस की है किसी भी क्षेत्र में, उन सबको अपने अपने जो पेरेंटल एरिया है वहाँ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करना चाहिए, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल बनती है, डेफिनेटली बनती है, बिल्कुल बनती है। चलिए, खैर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप थे हमारे साथ अनिल चंदेल, और आपने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रोग्रेस की है, और आपसे उम्मीद है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में और अग्रणी कार्य करते रहेंगे। मेरा मानना है दोस्तों ये है कि जो भी आदमी किसी भी क्षेत्र में प्रोग्रेस करता है तो उसको अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में कहीं ना कहीं
जिस भी प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन के साथ योगदान देना चाहिए, जिससे कि वहाँ के क्षेत्र के लोग जो उनके अपने लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं लाभान्वित हों। तो नमस्कार, आप देखते रहिए रेपुटेशन मीडिया। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश पवार।